हेलो फ्रेंड्स, दोबारा आपका स्वागत है अपनी क्लासेज में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि समकालीन विश्व किसे कहते हैं। हमने बताया था कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय को समकालीन विश्व कहने लगे थे, और हमने देखा कि हमें कौन कौन से चैप्टर के माध्यम से ये सब पांचों चैप्टर पढ़ने हैं और ये पांचों चैप्टर्स के क्या नाम हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत। यानी जो हमारा राष्ट्र है उसके प्रति विश्वास रखना, निष्ठा यानी विश्वास रखना, उसके प्रगति यानी उसका विकास और उसके प्रति सभी जो नियम आदर्श है उनके सिद्धांत को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम थोड़ा बहुत यहाँ से परिचय देख लेते हैं, फिर इसका पहला जो ये चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद उसको देखेंगे, और उसके नोट्स मैंने बनाए हैं जो आप उतार के आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो आइए हम देखते हैं। जो ये चित्र दिया हुआ है वो फ्रीडरिक सोर्यू था, और जो विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य थे और उनके स्वप्न जो राष्ट्र थे उनके बीच में जो संधि हुई थी उसका चित्र दिया गया है। यह संधि 1848 में हुई थी। तो हम देखते हैं 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 1848 में जो फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू था उसने 4 चित्र बनाए और उनकी एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक जो गणतंत्र थे उनसे मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र यानी जो ये चित्र दिख रहा है उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये एक लंबी कतार है। इसमें जो यूरोपीय जो लोग हैं वो स्वतंत्रता के लिए कतार बनाकर जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। यानी कि जो यूरोपीय जो फ्रांसीसी लोग होते हैं वो स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में दर्शाते हैं। जिसका एक महिला, ये देखिए आप यहाँ पे एक महिला खड़ी है जिसके हाथ में एक मशाल है और दूसरे हाथ में एक घोषणा पत्र जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सोर्यू की कल्पना दृश्य यूटोपियों में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों में समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कई आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था, प्रतिमा के पास अभी पहुंचा। उसके पीछे जर्मनी के लोग और जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोर्यू ने यह छवि निर्मित की, जर्मनी लोग थे वो एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बन चुके थे। जो झंडा वे थामे हुए है वो 1848 के उदारवादी उम्मीदवारों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनके इस्तेमाल के द्वारा राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया है। ये देखिए यहाँ पे ईसा मसीह है, ये जो फरिश्ते हैं ये फरिश्ते दर्शाए गए हैं।
तो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये नोट्स बनाए हैं जो पहले चैप्टर के हैं। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और आपकी जो बोर्ड क्लास है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तथ्य हैं, ये सब हम इसमें अध्ययन करेंगे और इसमें नेपोलियन की जो संहिता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो ये फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी वो नेपोलियन के काल में हुई थी। आइए मैं आपको नक्शे के माध्यम से यूरोप महाद्वीप बता देती हूँ। फ्रेंड्स, जो ये एरिया देख रहे हैं रूस के बाद, यहाँ से लेके ये पूरा भूमध्य सागर के पास से होकर स्पेन, आल्प्स की जो पहाड़ियाँ हैं उनके वहाँ से लेके स्कैंडिनेविया के यहाँ तक यूरोप फैला हुआ है। ये यूरोप महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे भूमध्य सागर है और ये इटली है और यहाँ पे फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, अगर आपको मालूम नहीं हो तो बता दूँ।